Hello students, hope all of you are doing great and myself Vikas Gupta, your mathematics mentor, and today we are here for lecture number 5 of binomial theorem. हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं एंड इस लेक्चर में कुछ जो अगेन सब टॉपिक्स पेंडिंग है बाइनोमियल के वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। The coefficient of x in the expansion of 1 plus x, 1 plus x, 1 plus 2x, 1 plus 3x dot dot up to 1 plus 100x। ठीक है, तो 1 plus x है, 1 plus 2x है, 1 plus 3x, ऐसे करते करते हम लोग 1 प्लस 100x तक जा रहे हैं। एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अगर मैंने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? पहले ये एक 1 आएगा, फिर ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सॉरी 1 आएगा, फिर ये x 1 से हुआ, फिर एक 2x आएगा एंड एक 2x स्क्वायर, तो एक 2x आया एंड एक 2x स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। इधर पे हमें x का कोइफिशिएंट चाहिए था, तो x का जो कोइफिशिएंट आ रहा है वो आ रहा है 3, विच इज नथिंग बट 1 प्लस 2। मतलब इधर के कोइफिशिएंट का x का कोइफिशिएंट 1 था, इधर पे x का कोइफिशिएंट 2 था, दोनों को मैंने ऐड किया तो उतना ही x का कोइफिशिएंट आ रहा था। ये जो रिजल्ट आया हम लोग उसको आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आया 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x से। अभी मुझे x का कोइफिशिएंट कब मिलेगा? जब ये वाला 1 मेरा 3x से मल्टीप्लाई हो, मतलब उस टाइम पे 3, एंड ये 3x मेरा 1 से मल्टीप्लाई हो तो इधर पे 3। तो x का जो कोइफिशिएंट आएगा वो 6। एंड आप फर्दर ऑब्जर्व करोगे तो ये 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज इधर पे x का कोइफिशिएंट 1, इधर का x का कोइफिशिएंट 2 एंड इधर का x का कोइफिशिएंट 3। ठीक है, तो हम लोगों ने पैटर्न अपना क्रैक कर लिया है कि अगर मुझे x का कोइफिशिएंट चाहिए तो जितने भी x है उनके कोइफिशिएंट्स को मुझे ऐड करना होगा। तो कोइफिशिएंट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते लास्ट तक ये 100 तक जाएगा। एंड ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हम लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं, विच वाज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, 100 इंटू 50.5, तो ये हो गया हमारा 5050। तो इधर पर हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। If the coefficient of m plus 1th term in the expansion of this is equal to coefficient of m plus 3th term, ठीक है, मेरे पास अगर 1 प्लस एक्स रेज टू 2n है, हम अगर इसका जनरल टर्म लिखे तो वो होगा 2n सी आर एक्स रेज टू आर। सबसे पहले मुझे m प्लस 1th टर्म निकालना है तो मुझे r की जगह m सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो टी एम प्लस 1 इट विल बी 2n सी एम एक्स रेज टू m, ये हो गया 1। एंड दूसरी चीज जो मुझे चाहिए m प्लस 3th टर्म, मतलब मुझे r की जगह m प्लस 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो m प्लस 2 एंड ये 1, तो हुआ 2n सी m प्लस 2, इधर हो गया x रेज टू m प्लस 2, ये हो गया मेरा सेकेंड। दोनों का कोइफिशिएंट सेम है, मतलब 2n सी एम इज इक्वल टू 2n सी m प्लस 2। देखो दोनों का n सेम है तो मतलब अगर दोनों का r सेम होगा तो ही दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब m का वैल्यू m प्लस 2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन सॉल्व करेंगे तो ये बोल रहा है 2 शुड बी इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, NCR इज इक्विवेलेंट टू NCN माइनस R। तो 2NCM को हम ऐसे लिख सकते हैं 2NC 2n माइनस m। अब हम लोग इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारा 2NC 2n माइनस m ये बराबर हो गया 2NC m प्लस 2। दोनों का n अभी भी सेम है तो मतलब दोनों का r भी सेम होना चाहिए, तो 2n माइनस m शुड बी इक्वल टू m प्लस 2। इस m को इधर भेजा तो होगा 2n इक्वल टू 2m प्लस 2, मतलब n का वैल्यू m प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो n का वैल्यू m प्लस 1, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। If the coefficient of this contains a term independent of x, then n should be a multiple of, ठीक है। 3 रूट एक्स बाई 7 माइनस 5 अपॉन 2x रूट एक्स, ये हो गया 13 रेज टू n।
आप इसका जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या होगा हमारा, 13n CR 3 √x/7 into -5/2x√x⁻r। ठीक है, हम लोग कोएफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, वेरिएबल अलग कर लेते हैं हम लोग। तो 13n CR 3/7 -5/2 वेरिएबल में इधर रूट एक्स है, मतलब एक्स का पावर हाफ और एक्स का एक और पावर है, तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो x⁻13n - r था और रूट एक्स था, तो इस वजह से पावर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स आएगा। ये x इंटू रूट एक्स किया तो x⁻3/2 हो गया, और ये 3/2 ऊपर गया तो x⁻3/2, मतलब ये हो गया -3r/2। लॉ ऑफ इंडाइसेस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारा बेस सेम है तो पावर विल गेट एडेड। तो ये दे देगा हम लोगों को x⁻13n -4r/2। एंड अगर इसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना है तो इसका पावर शुड बी इक्वल टू 0। मतलब 39 - 4r का वैल्यू 0, तो r का वैल्यू होना चाहिए 39 ÷ 4। जैसे हमें पता है कि r हमारा होल नंबर होता है, तो अगर इधर पर n हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा, जैसे 4 हुआ तो ये 4 4 एलिमिनेट हो गया, 8 हुआ तो 4 1 जा 4 2 जा, तब जाके मुझे r होल नंबर या तो इंटीजर्स के फॉर्मेट में मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर कुछ और हुआ, जैसे n का वैल्यू 2 हुआ 6 हुआ, तो ये फ्रैक्शन में आएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। If mod of x is lesser than 1, then the coefficient of x⁻6 in the expansion of 1 plus x plus x square raised to -3, 1 plus x square raised to -3, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो हम लोग x कॉमन लेके इसे 1 plus x लिख दें और इधर आएगा -3। लेकिन अगर मैंने इस फॉर्मेट में इसको एक्सपैंड किया ना, तो हम लोगों को काफी ज्यादा टर्म्स इनकलकेट करने पड़ेंगे अपने उसमें सीरीज में, तो ये स्मार्ट मेथड नहीं है। एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो ये हम लोगों को a² + b² का फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर a - b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो a - b इंटू a² + ab + b², ये हमें दे देगा a³ - b³। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम लोग ने क्या बोला, 1 - 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, और ये होल रेज टू -3 है। ठीक है, तो a - b, a², ab, b², तो ये हो जाएगा हमारा 1 - x³ और डिनोमिनेटर में है 1 - x। ये आ रहा है होल रेज टू -3, तो ये होगा 1 - x³ रेज टू -3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी होगा 1 - x रेज टू -3, और अगर वो ऊपर आया तो हो गया 1 - x³। अभी हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 - x³, तो ये a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो होगा 1 - 3x + 3x² - x³। ठीक है, और अगर हम लोग 1 मिनट इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं। 1 - x³ को एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो होगा 1 + 3x³ प्लस हम लोग ने वो वाला फॉर्मेट हमारा अप्लाई करना पड़ेगा हमें, 1 + nx + n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2x² एंड सो ऑन। तो ये -3 इंटू -4 विच विल बी -12 डिवाइडेड बाई 2, -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6x⁻6 एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए था हमें, तो ये था 1 - x³ इंटू 1 - x³ का -3rd पावर। तो 1 - x³ होता है हमारा 1 - 3x + 3x² - x³। सिमिलरली 1 - x³ रेज टू -3 होता है 1 + 3x², 6x⁻6 एंड सो ऑन। हमें x⁻6 चाहिए ना, तो x⁻6 कब मिलेगा, जब ये वाला 1 मेरा 6x⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाए। और तरीका है क्या कोई कि मुझे x⁻6 मिल जाए?
और अगर ये x चाहिए तो इधर x रेज टू 5 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को अगर x रेज टू 6 बना तो x रेज टू 4 होना चाहिए, और इस x क्यूब को अगर x रेज टू 6 बना तो एक x क्यूब और चाहिए जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक्स क्यूब अवेलेबल नहीं है, एक्स रेज टू 4 अवेलेबल नहीं है, एक्स रेज टू 5 अवेलेबल नहीं है, तो इधर पे करेक्ट ऑप्शन होगा 6। तो इधर पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सम के लिए ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज इधर पे हम लोग ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये 1 + 3x³ है। ठीक है, तो अगर ये 1 + 3x³ है तो हमारा x⁻⁶ का कोएफिशिएंट कैसे बन रहा था, जब ये 1 हमारा 6x⁻⁶ के पास जा रहा था तो 1 था। सिमिलरली अगर मेरा ये x³ इस 3x² के पास जाएगा तभी भी तो x⁻⁶ बनेगा ना, तो ये था 6 - 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इधर पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सम, द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मिडिल टर्म चाहिए हमें। ठीक है, इधर पावर है हमारा 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे होंगे 7, एंड 7 टर्म्स है तो उसमें से मिडिल टर्म होगा 4 वाला। x + 2y⁻⁶ का अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो 6r, x⁻⁶ - r, 2y⁻r। फोर्थ टर्म मेरा मिडल है, तो मिडल टर्म फोर्थ है, तो हमारा ये जनरल टर्म हम ऐसे लिखते हैं tr+1। तो 4 के लिए मुझे r की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो t 3+1 ये हो गया 6c3, x⁻⁶ - 3, 2y⁻3। ठीक है, उसने कोएफिशिएंट की बात की है, तो कोएफिशिएंट में हमारा इधर का एक 2³ आएगा एंड इधर से 6c3 आएगा, x³ y³। कोएफिशिएंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इधर पे हमारा आ रहा है 8, 2 का क्यूब 8 और ये हुआ 6c3, तो 8 × 6c3 करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सम, the sum of coefficients in the expansion of this, sum of coefficients in the expansion of this where a is a constant। अच्छा, आप ये समझ सकते हो, इसको हम लोग ने ऐसे किया था 1 + x⁻n का जब मैंने एक्सपेंशन लिखा था तो वो था c0 c1x c2x स्क्वायर c3x³, ऐसे करते करते हमारे पास आया था cnx⁻n। अगर मुझे सारे कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए था तो हम लोग ने एक सिंपल लॉजिक लगाया था कि हम लोग x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 1 + 1 हो गया था 2n, और ये हुआ था c0 c1 c2, ऐसे करते करते हमारे पास सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ गए थे। ठीक है, सारे कोएफिशिएंट्स का हम लोग ने सम ऐसे निकाल लिया था। सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास a² x² - 6ax + 11⁻10 है। ठीक है, और इसके कोएफिशिएंट्स का सम लेना है ना, तो हम लोग बोलेंगे एट x = 1, तो ये देगा हमें a² - 6a + 11⁻10, एंड ये सारे सम का जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो रहा है 1024। अब a² - 6a + 11⁻10, इस 1024 को हम लोग 2⁻10 लिखेंगे। अब दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब मेरा a² - 6a + 11 का वैल्यू 2 के बराबर हो जाए। इसको इधर भेज देते हैं, तो हो गया a² - 6a + 9 = 0। 9 है तो 3 3 एंड ये -3 -3, तो ये हमारा a - 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, दैट इज a का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 3। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 in the expansion of this। 1 - 2x + 3x² और इधर है 1 + x⁻11। हम अगर इसको स्प्लिट कर दे तो एक बार ये 1 पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा तो देगा 1 + x⁻11 माइनस 2x, एक बार पूरा -2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड फिर एक बार पूरा 3x⁻11 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन हमारा है। अब उसको क्या चाहिए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11। अगर मैं सिर्फ 1 + x⁻11 का जनरल टर्म लिखूं तो हो जाएगा 11cr
x रेज टू r, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 11 कैन बी इवैल्यूएटेड एज, आप इधर देखो, इधर पे x रेज टू 11 के कोएफिशिएंट के लिए मुझे r की जगह 11 डालना होगा। तो x रेज टू 11 का कोएफिशिएंट अगर मैं कॉमन लेता हूँ सब में से, तो r की जगह 11 डाला तो ये हो गया 11c11 माइनस, इस वाले में 2 तो है ही ऑलरेडी। आप अगर इधर देखो तो एक x ऑलरेडी है ना मेरे पास बाहर, तो मुझे अंदर से सिर्फ x रेज टू 10 चाहिए, क्योंकि x रेज टू 10 इंटू x रेज टू 11 दे देगा। तो अगर मुझे यहाँ पर x रेज टू 10 का कोएफिशिएंट चाहिए तो मुझे r की जगह 11 डालना होगा। और तो इधर पे हमारा कोएफिशिएंट बनेगा 11c10 प्लस 3 ऑलरेडी है मेरे पास। अच्छा, इधर x रेज टू 11 ही x स्क्वायर है वो। इधर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो मुझे अंदर से सिर्फ एक्स रेज टू 9 चाहिए, और एक्स रेज टू 9 का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर 11c9, तो 11c9। तो अब कोएफिशिएंट को सॉल्व करेंगे तो हो गया 1 माइनस 11c10 का वैल्यू हो गया 11 प्लस ये हुआ 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10, और फिर 9 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 55। 11c9, 11c9 एंड 11c2 एक ही बराबर है। तो सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 22 प्लस 165, तो आप देखेंगे तो ये 166 माइनस 22 है, तो ये 144 के बराबर आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट सम, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू n, दिस इज इक्वल टू c1 बाई c0 है, 2 टाइम्स c2 बाई c1 है, 3 टाइम्स c3 बाई c2 है। ऐसे करते करते हम जा रहे हैं n टाइम्स cn अपॉन cn माइनस 1। हमारे पास जो प्रीवियस आइडिया है एनसीआर का, तो हमको पता है कि nc1 का वैल्यू होता है n, nc0 का वैल्यू होता है 1, nc2 का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1/2। सिमिलरली nc3 का वैल्यू होगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। सेम लॉजिक के साथ हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। nc1 का वैल्यू हो गया हमारा n अपॉन ये हो गया 1, इधर बचा 2, nc2 हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इधर का जो nc1 है वो दे देगा n, प्लस इधर आएगा 3 टाइम्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, और इधर पे जो nc2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे करते करते हम लोग लास्ट टर्म तक पहुंचेंगे, तो ये n हमारा यहाँ पर n हो गया, ncn का वैल्यू हो गया 1, और ncn माइनस 1 इज इक्विवेलेंट टू nc1, तो इसका भी वैल्यू हो गया n। आप अगर इधर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बचेगा n हमारे पास, ये टू एलिमिनेट हुआ है हमारे पास, फिर इधर पे हमारे पास बच रहा है n माइनस 1, ये 3 हो गया एलिमिनेट, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2, n हो गया, n हो गया, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1, बचा है हमारे पास n माइनस 2। ऐसे करते करते हम लोग देखेंगे कि हम लोग 1 तक पहुंचे, क्योंकि ये n भी आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। इसको अगर हम लोग उल्टा करके लिखे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते हम लोग n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n। आप ऑब्जर्व करो, ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, तो उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है c0 प्लस c1, c1 प्लस c2, और इस पैटर्न को हम आगे लेकर जा रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है cn माइनस 1 प्लस cn। ठीक है, अगर ऑप्शन देखें तो सब में से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ रहा है, तो अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं c0, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस c1 बाई c0,
अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ C1, तो हमारे पास बचेगा 1 + C2/C1। अगर ऐसे हम लोग करते जाए और मैं कॉमन लूँ, इधर मल्टीप्लीकेशन है, Cn-1 अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बच रहा है 1 + Cn/Cn-1। आप इधर ऑब्जर्व करो, सारी चीजें अगर मैंने एक साथ ले ली, C0 आ रहा है, C1 आ रहा है, C2 आ रहा है, और ऐसे करते करते हम Cn-1 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, एंड हमारे पास बचा क्या है ब्रैकेट में, 1 + C1/C0, 1 + C2/C1। ऐसे करते करते हमारे पास बचेगा 1 + Cn/Cn-1। तो वापस से लिखे देते हैं इसे, C0, C1, C2, C3, ऐसे करते करते हमारा Cn-1 तक है। 1 + NC1 का वैल्यू हो गया n, और ये C0 का वैल्यू हो गया ये। सिमिलरली ये हो गया NC2 सॉल्व करेंगे तो हो गया n × n-1/2, एंड NC1 का वैल्यू हो जाएगा n। ठीक है। इतना हमारे पास आ रहा है। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए नहीं जाएंगे, लास्ट टर्म के लिए ऑब्जर्व करते पैटर्न। ऐसे करते 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 हम जा रहे हैं, और इधर आ रहा है मेरे पास 1 + NCN का वैल्यू हो गया 1, NCn-n का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, बच रहा है C0, C1, ऐसे करते करते Cn-1। इधर हमारे पास आ रहा है 1 + N, इधर आ रहा है, इसको आप देखेंगे तो n एलिमिनेट हो गया, इसको डायरेक्ट एलिमिनेट करते हैं। ये n एलिमिनेट हुआ, और अगर ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, 2 + N-1 विच इज n+1। तो ऊपर भी आ रहा है n+1, और इसके ब्रैकेट डिनोमिनेटर में आ रहा है 2, इसके डिनोमिनेटर में था 1, और ऐसे करते करते हम जा रहे हैं n+1/n। तो आ रहा है C0, C1, ऐसे करते करते Cn-1। अभी अगर मेरे पास दो टर्म होते तो ये n+1 का स्क्वायर बनता, तीन होते तो n+1 का क्यूब, लेकिन ये n टाइम्स है तो ये n+1 बन गया। सिमिलरली 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, और अब टू ये करते करते जा रहा है n। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे n × n-1 × n-2, अगर ये करते जाता, अगर मैं इसको उल्टे पैटर्न में लिखता तो ये हमारा डायरेक्टली बनता n फैक्टोरियल। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है C0, C1, C2 अप टू Cn-1। इधर आ रहा है n+1/n, और इधर पर हमारे पास आएगा n का फैक्टोरियल। तो इधर पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस काफी तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इसमें दो पैटर्न होते हैं। कैसे होगा, अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, एक टर्म में दो बाइनोमियल है। अगर हम कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख ले, तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर मुझे लाना है तो मुझे दो एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, एल्स वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इधर ऑब्जर्व करोगे C0 CR दिया हुआ है, ठीक है, तो इधर पे दोनों का डिफरेंस लेने पे R आ रहा है। सिमिलरली R+1 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस लेने पे R आ रहा है। R+2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस लेने पर 2 आ रहा है। ठीक है, यही पैटर्न के साथ लास्ट टर्म भी ऑब्जर्व करोगे तो सेम ही है वो। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कभी डिफरेंस किसी का कांस्टेंट आता है तो हम लोग को दो सीरीज लेनी पड़ेगी, एक इंक्रीजिंग होगी और एक डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ ऐसे। तो ये होगा हमारा 1 + x⁻n का एक्सपेंशन, तो होगा C0 C1x C2x²। ऐसे करते करते हम जाने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। इसमें R करके भी इंक्लूडेड है ना, तो समझाने के हिसाब से 1 + x⁻n का एक्सपेंशन होगा C0 + C1x + C2x²। ऐसे करते करते बीच में एक टर्म आएगा CR-1। आप देखो, इधर 2 है तो इधर पावर में 2 है, इधर 1 है तो इधर पावर में 1 है, तो इधर होगा x⁻r-1। CR होगा तो x⁻r, CR+1 होगा तो x⁻r+1। ऐसे करते 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 हम पहुंचेंगे Cn x⁻n तक। दूसरा, अगर मैं एक्सपेंशन लिखूं x+1/n का, तो हम ऑब्जर्व करेंगे C0 x⁻n
C1 x रेज टू n माइनस वन, C2 x रेज टू n माइनस टू। आप ऑब्जर्व करिए 0 प्लस n n होगा, 1 प्लस n माइनस वन क्या होगा वापस n, 2 प्लस n माइनस टू भी क्या होगा n। तो ऐसे करते करते अगर मेरे पास सी आर माइनस वन है तो ये मुझे देगा x रेज टू n माइनस आर प्लस वन, सी आर है तो ये देगा x रेज टू n माइनस आर। सिमिलरली सी आर प्लस वन होगा तो देगा x रेज टू n माइनस आर माइनस वन। ऐसे करते करते हमारे पास पहुंचेंगे सी एन एक्स रेज टू जीरो। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा वन प्लस एक्स रेज टू एन, एक्स प्लस वन रेज टू एन। इसको आप देखोगे तो मेरे पास आएगा सी जीरो, सी वन एक्स, सी टू एक्स स्क्वायर। ऐसे करते करते बहुत सारे सी एन एक्स रेज टू एन तक जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले का आएगा सी जीरो एक्स रेज टू एन, सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू। ऐसे करते करते हमारे पास सी एन एक्स रेज टू जीरो तक जाएगा। अब देखो, अगर इधर पे 10 टर्म होते और इधर पे भी 10 टर्म होते तो ये पहला वाला टर्म इन 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा वाला टर्म भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा वाला 10 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करते करते मेरे पास 100 टर्म्स हो जाएंगे। लेकिन इतना सारा लिखना नहीं है ना मुझे, मुझे तो एक स्पेसिफिक चीज चाहिए। हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है सी जीरो इंटू सी आर। अगर मैं यहाँ का सी जीरो लेता हूँ और मैं यहाँ का सी आर लेता हूँ, ठीक है, इधर के सी जीरो का कोई एक्स है एक्स रेज टू जीरो, एंड इधर के सी आर का जो x है वो है x रेज टू n माइनस आर। नेक्स्ट पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, सी वन सी आर प्लस वन, सी वन सी आर प्लस वन। इधर पे सी वन लिया है तो ये आ रहा है x, और इधर पे सी आर प्लस वन के लिए हमारे पास आएगा x, ये x सी वन का था, सी आर प्लस वन के साथ जो x है वो है x रेज टू n माइनस आर माइनस वन। ऐसे ही ये पैटर्न चलते जाएगा और हम लोग देखेंगे कि सी एन और लास्ट में सी एन माइनस आर, और सी एन के लिए भी सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें देगा एक्स रेज टू एन माइनस आर। तो ये जो एक्चुअल में तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है ना एक कोइफिशिएंट्स के प्रोडक्ट, ये क्या है, सी जीरो सी आर, फिर सी वन सी आर प्लस वन, प्लस सी टू सी आर प्लस टू। ऐसे करते करते सी एन माइनस आर सी एन, ये एक्चुअल में x रेज टू n माइनस आर का कोइफिशिएंट है। किसके एक्सपेंशन में, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो x वन प्लस एक्स रेज टू टू एन बना। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है कि x रेज टू n माइनस आर का कोइफिशिएंट क्या होगा वन प्लस एक्स रेज टू टू एन के एक्सपेंशन में। ठीक है, बस अब ये काफी सिंपल है। अगर हम इसको लिखेंगे इधर पे x का वैल्यू n माइनस आर है, और वन प्लस एक्स रेज टू टू एन में जो इसका कोइफिशिएंट होगा वो होगा टू एन सी एन माइनस आर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एन का फैक्टोरियल, टू एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल, और होगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हो गया टू एन का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया n प्लस आर का फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट सम, 100 रेज टू 50 प्लस 99 रेज टू 50, इसके बारे में हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, और ऑप्शन में हम लोगों को कंपेयर करना है कि वो 101 रेज टू 50 के बराबर है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं 101 रेज टू 50 के बारे में लिखूं तो हम उसे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 1 रेज टू 50। तो इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा 50 सी जीरो, 100 रेज टू 50 प्लस 50 सी वन, 100 रेज टू 49, 49 एक मिनट, 100 रेज टू 49 प्लस 50 सी टू, 100 रेज टू 48। ऐसे करते करते हम लोग इसको लिखने वाले हैं। तो हमारा ये 101 रेज टू 50 का एक्सपांशन है। हम इसको एक काम करते हैं, नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली अगर मैं 99 रेज टू 50 को लिखूं तो हम इसे लिखेंगे 100 माइनस 1 रेज टू 50। ठीक है, 100 माइनस 1 रेज टू 50। तो इसका एक्सपेंशन कैसे आएगा, हमारे पास होगा ऐसे 50 सी जीरो, 100 रेज टू 50 माइनस 50 सी वन, 100 रेज टू 49 प्लस 50 सी टू,
100⁻48 माइनस, ऐसे करते करते ये हमारा एक्सपेंशन होगा और ये हो गया हमारा नंबर 2। ठीक है, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a+b⁻n, प्लस नहीं आएगा इधर पर बीच में, माइनस a-b⁻n, ये देता है हमको 2 टाइम्स c1 x⁻, अच्छा ये ऐसा नहीं था, फॉर्मूले का पैटर्न कुछ और था, हम लोग ने 1+x के हिसाब से पढ़ा था। आप इधर ऑब्जर्व करो, 100+1⁻50 का एक्सपेंशन है, इधर 100-1⁻50 का एक्सपेंशन है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, जब हम ऐड करते थे तो सारे ऑड वाले टर्म्स एलिमिनेट हो जाते, मतलब जो जहां पर भी आर की जगह ऑड होता था वो सारा एलिमिनेट हो जाता था। लेकिन अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सारा इवन वाला टर्म मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर देखो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 1-2 अगर मैं करता हूँ तो होता है 101⁻50 माइनस 99⁻50। ठीक है, तो जहां पर भी मेरा आर के जगह पर इवन टर्म है वो सारा एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ ऑड बचेंगे और वो भी ट्वाइस, तो ये हो जाएगा 50c1 100⁻49, फिर आएगा मेरे पास 50c3 100⁻47, फिर 50c5 100⁻45, और ऐसे करते करते ये हमारा हायर पावर टर्म बनेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 एक बार सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं एक बार इस टर्म को अलग करके लिख लेता हूँ, तो ये हो गया 2 इंटू 50c1 इंटू 100⁻49 प्लस 2 बाकी सारे अदर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, अदर टर्म्स। ठीक है, ये एक काम करो, ये 99⁻50 को इधर भेज देते हैं हम लोग, तो 101⁻50 ये क्या हो जाएगा, 99⁻50 प्लस 50c1 का वैल्यू हो गया 50, 2 इंटू 50 इज 100, एंड 100 इंटू 100⁻49 हो गया वापस से 100⁻50 प्लस 2 टाइम्स अदर टर्म्स। तो हमारा जो 101⁻50 है वो इन दोनों का एडिशन है, प्लस उसमें और भी कुछ ऐड करना पड़ रहा है, मतलब 101⁻50 का वैल्यू बड़ा है इन दोनों के एडिशन से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻1 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ठीक है, 1+x⁻n दिया हुआ है एंड 1+1/x⁻n दिया हुआ है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, ये x है, एक मिनट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x+1/x बनेगा, हमारे पास 1+x⁻n है, ये x+1/x⁻n है, और सिंप्लीफाई करने पे 1+x एंड 1+x इसको लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 1+x⁻2n अपॉन, ये डिनोमिनेटर में मुझे दे देगा x⁻n। अगर मैं 1+x⁻2n का जनरल टर्म लिखूं तो वो हो जाएगा 2n CR इंटू x⁻r, और इधर पे डिनोमिनेटर में x⁻n भी है ना, तो ये हो जाएगा 1+x⁻2n अपॉन x⁻n, तो ये हो जाएगा 2n CR, और ये अगर ऊपर गया तो हो जाएगा x⁻, इधर पर हमारा आएगा, एक मिनट, x⁻r ऑलरेडी था, और ये x⁻n अगर ऊपर गया तो वो दे देगा x⁻n। ठीक है, अगर मुझे x⁻−1 का कोएफिशिएंट चाहिए तो मतलब r-n का वैल्यू -1 के बराबर होना चाहिए, तो r का वैल्यू अगर ये n इधर गया तो हो जाएगा n-1, तो कोएफिशिएंट क्या होगा मेरा 2nc, r के जगह हो जाएगा n-1, इसको एक्सपैंड करते हैं तो हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 2n-n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो 2n फैक्टोरियल हो गया, n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो गया, और ये n-1 का फैक्टोरियल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। If p is any real number then the middle term in the expansion of this, ठीक है, देन द वैल्यू, द मिडल टर्म का ये वैल्यू है। ठीक है,
पावर यहाँ पर 8 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे, तो मिडल टर्म हमारा हो जाएगा फिफ्थ। p/2 प्लस 2⁸ के लिए जनरल टर्म हमारा होगा 8 CR p/2 8 माइनस आर, और ये हो गया 2⁻r। फिफ्थ टर्म निकालना है तो r की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो r की जगह 4 सब्स्टिट्यूट किया तो 8C4 p/2⁴, एंड ये हो गया 2⁻4। ये 2⁻4, ये 2⁻4 एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, तो उसका जो कोएफिशिएंट बच रहा है वो हमारे पास बच रहा है, टोटल जो टर्म बच रहा है वो बच रहा है 8C4 p⁻4, और इधर आ रहा है 1120। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 8C4 का वैल्यू हो जाएगा 8765 डिवाइडेड बाय 4, 4 है ना, तो 4321, तो 4321, तो ये हो गया 24, ये हुआ p⁻4, इधर आया 1120। ठीक है, 6 1 जा 6 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, और एक इधर से जीरो भी एलिमिनेट हो गया है। अब मेरे पास बचा है 7, तो 7 1 जा 7 1 जा 4 आया तो 16, तो p⁻4 का वैल्यू आ रहा है 16, तो p का वैल्यू आएगा +-2, तो +-2। 15th sum. Fourth term in the expansion of this is x minus y 2y⁻12 है, तो tr+1 मतलब जनरल टर्म हो जाएगा 12CR x⁻12 माइनस r माइनस 2y⁻r। फोर्थ टर्म के लिए r की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो t3+1 हो गया 12C3 x⁻12 माइनस 3 हुआ 9 माइनस 2y इधर हो गया 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये -2 क्यूब बाहर आएगा, तो मतलब हो गया वो -8, ये 12C3 x⁻9 एंड y का क्यूब। 12C3 का वैल्यू 12C9 के बराबर है, और आप इसे लिखोगे तो 12 11 10 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 10 जा 20, तो 20 इंटू 11 दे रहा है। इधर -8 है, 20 है, 11 है। ठीक है, ये हो गया x⁻9 y क्यूब, 22 हो गया इंटू 8 -176 इंटू 10, तो ये हो रहा है -1760 x⁻9 y क्यूब। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सम जो है हमारा, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45। टर्म फ्रॉम एंड का लॉजिक क्या रहता है कि हम लोग अपने टर्म्स को स्वैप करते हैं। उसने बोला थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो हम लोग थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट निकाल लेंगे, तो y⁻1/2 है, x⁻1/3 है, n है। टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो हम स्वैप कर देंगे, ये हो गया n। ठीक है, ठीक है, x⁻1/3 प्लस y⁻1/2n। अगर मैं इस वाले सीरीज के लिए, इस वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए जनरल टर्म लिखूं, तो हो जाएगा NCR x⁻n माइनस और पावर 3/3, तो ये y⁻r है, और इसका पावर डिवाइड बाय 2। ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो कितना है हमारा 45, तो इधर पर थर्ड टर्म के लिए मुझे r की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो उसका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो जाएगा NC2, और इधर पर इसका वैल्यू है 45। NC2 का वैल्यू 45 है, इसका मतलब n हो गया हमारा 10। अभी हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है। सिक्स्थ टर्म किसका, ओरिजिनल वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ओरिजिनल वाला मतलब ये जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इधर हो जाएगा y⁻1/2 प्लस x⁻1/3, n का वैल्यू है 10, जनरल टर्म लिखा 10CR, y⁻½ था, ये हो गया 10 - r
एक्स रेज टू 1/3 था, ये हो गया आर। 10 CR हुआ, y रेज टू 10 - r/2 x रेज टू r/3। कौन सा टर्म चाहिए था? सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म के लिए मुझे r पर इधर 5 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो t 5 + 1 10c5, y रेज टू 10 माइनस 10 - 5 करेंगे तो हो गया 5, तो ये हो गया 5/2 और इधर पर 5/3 x रेज टू 5/3। ठीक है, 10c5 को सॉल्व करता है। 10c5 होगा 10 9 8 7 6, ये हो गया 5 4 3 2, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36 एंड 36 इंटू 7 करेंगे तो 2 4 252। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है 252, y रेज टू 5/2 x रेज टू 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। 17th वाला, if in the expansion of cube root of 2 plus cube root of 1 by cube root of 3 raised to n, the ratio of seventh term from beginning to seventh term from end is equal to 1/6, then n is equal to। ठीक है, इसको सॉल्व करता है। 2 का क्यूब रूट मतलब हो गया 2 रेज टू 1/3 एंड ये 3 का क्यूब रूट है तो 3 रेज टू 1/3 और वो ऊपर आएगा तो 3 रेज टू -1/3 रेज टू n है। ठीक है, इसके लिए जनरल टर्म लिख लेते हैं, तो TR+1 ये हो जाएगा NCR 2 रेज टू n-r/3 और ये हो जाएगा 3 रेज टू -r/3। ठीक है, ये कब से लिए हम लोग? नॉर्मल फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि टर्म फ्रॉम एंड भी हो रहा है तो ये हमारा स्टार्टिंग से है। उसने क्या बोला? सेवेंथ टर्म, तो आर की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 6, तो ये हो जाएगा NC6 2/3 n-6 का क्यूब 3 रेज टू -6 का क्यूब हो गया ये, इसको हम दे देते हैं 1। उसने बोला है टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड, तो फ्रॉम एंड के लिए अब सॉल्व करता है। एंड निकालने के लिए टर्म्स को स्वैप करना पड़ेगा, तो 3 रेज टू -1/3 हो गया, 2 रेज टू 1/3 ये हो गया n। इसका जनरल टर्म निकालेंगे तो हो गया NCR 3 रेज टू n-r/3। ठीक है, तो और इधर पे -1/3 है ना, तो होगा r-n/3 एंड ये हो गया 2 रेज टू r/3। सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड है तो इधर पे r की जगह फिर से 6 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये हो गया T6+1, r के जगह 6 सब्स्टिट्यूट किया तो हो गया 6 - n/3 और ये हो गया 2 रेज टू 6/3 हो गया हमारा 2। ये वाला जो चीज हम लोग ने किया है ये था हमारा फ्रॉम एंड से। बिगिनिंग टू एंड का जो रेशियो है वो 1/6 है, मतलब 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास आएगा NC6। अच्छा, इधर पे हम लोग ने ये नहीं लिखा ना, NC6 इधर पर भी आएगा, इधर पे भी कोएफिशिएंट आएगा NC6। NC6 आया, इधर आया 2 रेज टू n-6/3, ये हो गया 3 रेज टू -2। डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट तो आया NC6 2 का स्क्वायर और इधर हो रहा है 3 रेज टू 6 - n/3, इसका वैल्यू है 1/6 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये NC6 और ये NC6, एक मिनट, फोन, इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये NC6 एलिमिनेट हो चुका है। ये सबको है ना, हम लोग है ना एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। हाँ ठीक है, ये 2 स्क्वायर को ऊपर ले लो तो हमारे पास आएगा 2 रेज टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो n-6/3 है
और ये ऊपर गया तो -2, एलसीएम अप्लाई करेंगे तो n-12/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया n-12/3। सिमिलरली अगर मैं 3 को भी ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये हो जाएगा n-6/3 एंड ये -2 है। तो वापस से अगर मैंने एलसीएम अप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरा n-12/3, और अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो ये हो जाएगा 6⁻⁻1। अब देखो दोनों का पावर सेम है, तो हम लोगों ने अपना बेसिक इंडाइसिस का रूल स्टडी किया है, a⁻m इंटू b⁻m इट कैन बी रिटन एज ab⁻m। तो हम अगर इसको साथ में ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा, डायरेक्टली हो जाएगा ये 6n-12/3, और ये आ रहा है 6⁻1। अगर दोनों को बराबर होना है तो n-12/3 का वैल्यू -1 के बराबर होना चाहिए। तो ये इधर जाएगा तो n-12 का वैल्यू -3, और ये इधर गया तो n का वैल्यू हो रहा है 9। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सेवेंथ टर्म इन व्हेन एक्सपैंडेड फ्रॉम, ठीक है, इन द डिसेंडिंग पावर। अच्छा, डिसेंडिंग पावर एंड डिसेंडिंग पावर होता है हमारा, जैसे कि अगर मैं 1 + x⁻n का एक्सपेंशन लिखूंगा तो ये c0 c1x प्लस c2x², ऐसे करते करते दे रहा है, और ये फाइनली आएगा cn(x⁻n). आप देखो कि x की पावर मेरी बढ़ते जा रही है एक एक करके, लेकिन अगर मैंने x + 1n लिखा तो ये हो जाएगा c0 x⁻n, c1 x⁻n-1, c2 x⁻n-2, और ऐसे करते करते ये देगा cn(x⁻0। मतलब देखो ये डिसेंडिंग पावर है। अब ये कैसे होता है कि जैसे जो मेरा a टर्म रहता है उसकी पावर रिड्यूस होती है और b वाला टर्म रहता है उसकी पावर बढ़ती है। ठीक है, अगर मुझे इसे डिसेंडिंग पावर लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्म स्वैप करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही डिसेंडिंग पावर चाहिए तो मेरा फर्स्ट टर्म का पावर ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाने में उसकी पावर की वैल्यू कम होगी, और ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ना, तो ये उसकी पावर और कम कर देगा, तो इस ऑर्डर से मेरा डिसेंडिंग पावर बनेगा। इसका अगर हम जनरल टर्म लिखे तो हो जाएगा 10 CR y² 10 - r, और ये हो जाएगा y⁻⁻r। ठीक है, सेवेंथ टर्म चाहिए था तो r के जगह पर 6 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो एट r = 6। तो t7 हो गया, ये हो गया 10 C6 y, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 20 - 2r होगा, एंड 2r मतलब 12, और ये y⁻⁻6, तो ये देगा हमें 10 C6, ये हो गया मेरा y⁻8, ये हो गया y⁻⁻6, 10 C6, और ये देगा y का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 C6 y का स्क्वायर आएगा, एंड 10 C6 का वैल्यू हमारा जो आएगा वो डायरेक्टली 210 आएगा, क्योंकि सब में वही है, तो 210 y का स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, हमारा डिसेंडिंग टर्म। ठीक है, 19th वाला क्वेश्चन, सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमारे पास जो एक्सपेंशन करना है वो लिखा है x², 1/x² द होल रेज टू 2n। अगर हम इधर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्चुअली x + 1/x का स्क्वायर दिया हुआ है, एंड इट इज होल रेज टू n। तो ये बनेगा x + 1/x⁻²n। इसका जनरल टर्म निकालना काफी आसान है, तो ये हो जाएगा 2n(CR x⁻²n-r), और ये होगा x⁻⁻r। ठीक है, सेवेंथ टर्म चाहिए तो r की जगह 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 6 + 1 2n(C6 x⁻²n-6 x⁻, ये देगा हमें -6। बस ये हुआ 2n(C6) आया हमें, और ये हो जाएगा हमारे पास 2n-12। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो एक भी ऑप्शन जो इससे है मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड लास्ट सम फॉर टुडे, कोएफिशिएंट ऑफ 1/y² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो y + c³/y² रेज टू 10 है, तो इसका हमारा जो जनरल टर्म होगा वो होगा
10 CR y रेज टू 10 माइनस आर, एंड ये हो जाएगा c क्यूब y स्क्वायर रेज टू r। वापस से करते हैं इसे, हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स अलग रख लेंगे एंड कोएफिशिएंट्स अलग। तो 10 CR आया, ये c क्यूब था तो ये हो जाएगा c रेज टू 3r। ठीक है, इधर आया y रेज टू 10 माइनस आर, ये y स्क्वायर था तो ऊपर गया तो -2, तो y रेज टू -2r। तो ये हो रहा है हमारा 10 CR c रेज टू 3r, और इधर आ रहा है y रेज टू 10 माइनस 3r। हमें क्या चाहिए, y 1/y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब y रेज टू -2 का कोएफिशिएंट चाहिए ना हमें। तो 10 माइनस 3r का वैल्यू हमारा y का ये पार्ट आ गया हमारे पास, -2r 10 माइनस r। ठीक है, तो 10 माइनस 3r का वैल्यू हमारा -2 के बराबर होगा, तभी हमें y रेज टू -2 का कोएफिशिएंट मिलेगा। ये -2 उधर गया तो 12 इक्वल टू 3r आया, तो r का वैल्यू आया मेरा 4। ठीक है, r का वैल्यू हमारा 4 आया, तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/y स्क्वायर क्या होगा हमारा, 10c4, इधर आया c रेज टू 3 4 12, तो हो गया 10c4, एंड ये हो जाएगा c रेज टू 12। 10c4 इज इक्वल टू 10c6, एंड लास्ट लास्ट सम में हमने देखा था 10c6 का वैल्यू 210 है, तो 210 c रेज टू 12, 210 c रेज टू 12। तो ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम लोग ने अपना पूरा बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया है। होप सो आपको समझ में आ रहेगा, एंड बहुत जल्द हम लोग लेक्चर नंबर 6 करेंगे तो हमारा पूरा बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंड हम लोग यहाँ पर अपना सेशन एंड करते हैं आज। तो थैंक यू।